तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये दोनों चीज है क्या, आइए एक बार समझते हैं। देखो, अगर मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, अब यहां पर इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर डिबेंचर बॉन्ड से नहीं है कि मैं शेयर्स में, डिबेंचर में या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये लास्ट क्लास मैंने आपको बोल दिया था जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था कि यहाँ पर जेएम कीन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब एक रियल इन्वेस्टमेंट से है। एंड रियल इन्वेस्टमेंट वो होती है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट मशीन में, कैपिटल में, लैंड में, बिल्डिंग में, इन सब में करते हैं। तो यहाँ पर हम शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे। तो अगर मैं यहाँ पे जब जब इन्वेस्टमेंट वर्ड बोलूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं मशीन में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं लैंड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वापस से शुरू करते हैं। तो सुनिए, तो अगर मुझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है मशीन में या कहीं पर भी, तो उस इन्वेस्टमेंट को करने से पहले मेरे को दो चीजों को चेकआउट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दो ऐसे आइटम हैं या फिर ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो हमको बताते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इट मींस इन्वेस्टमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए दो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि ये दोनों होते क्या है एंड किस तरीके से ये दोनों हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स क्या है, या फिर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स क्या है, या फिर आप इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डिटरमिनेंट्स भी बोल सकते हो। तो उसके दो डिटरमिनेंट्स हैं। सबसे पहला हमारा वही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। हालांकि अभी आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड दूसरा सप्लाई प्राइस। ठीक है, ये सारा का सारा अभी आपको आगे जाके चलेगा पता, हौले हौले बस सब्र करो एंड लेक्चर को देखते रहो। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, इट मींस जेएम कीन्स के अनुसार कि अगर हमें किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे एंड दूसरा इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केट पे। पहला इस पे एंड दूसरा इस पे। तो आइए एक बार दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी हालांकि मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी क्लियर करूंगा, लेकिन पहले नॉर्मली समझने का प्रयास करो। देखो भाई, मैं सिंपल कह रहा हूं कि मैंने किसी मशीन में पैसा लगाया, अब उस मशीन ने मुझे कितना बेनिफिट दिया, कितने परसेंट का बेनिफिट मुझे उस मशीन से मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कि उस कैपिटल ने, कैपिटल माने क्या, वही कैपिटल गुड्स मशीन, कि उस कैपिटल ने मुझे कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया या फिर मुझे कितना प्रॉफिट कमा के दिया, कितना परसेंट उसने मेरे को फायदा दिया, उसको बोलूंगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, एंड दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक अलग चीज है भाई। देखो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस में बड़ी बड़ी मशीन खरीदने के लिए या महंगी महंगी मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए सारा का सारा पैसा प्रोड्यूसर अपनी जेब से नहीं लगाता, बिकॉज उसके पास खुद इतना पैसा होता ही नहीं है। नॉर्मली कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो करते क्या है, हम बैंक से पैसा उधार लेते हैं एंड फिर जो पैसा हमने बैंक से उधार लिया एंड फिर उस उधार वाले पैसे से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस उधार वाले पैसे से अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जब मैंने बैंक से पैसा उधार लिया, बैंक से मैंने लोन लिया, तो मैंने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया, मुझे कितना बैंक को वापस करना है, मुझे कितना बैंक को वापस करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है
रेट ऑफ इंटरेस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरिंग। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब वही हो गया कि हमने कितने परसेंटेज पे बैंक से लोन लिया। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक या फिर और एनी अदर सोर्सेस फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट, कि अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने बैंक से या कहीं और से जितने भी परसेंट पर उधार लिया, लोन लिया, उसको बोलता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड एक होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी वहां से मुझे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एंड इन्हीं दो चीज पर इन्हीं दोनों को कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है। आइए आपको मैं इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जरा देखेंगे यहां पे। मान लीजिए कि ये है आप, ठीक है, और ये मान लीजिए ये है बैंक। अब आपने क्या करा, मान लीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए उधार लिए, क्यों? बिजनेस में लगाने के लिए। तो आपने क्या करा, आपने बैंक से कितने लिए जी, आपने बैंक से मान लीजिए 1 लाख रुपए, रुपीस 1 लाख आपने बैंक से लिए, और आपने जो बैंक से 1 लाख रुपए लिए, मान लीजिए ये आपने 10% के ब्याज पे लिए, कि आप बैंक को वापस 10% जो है करेंगे। अब 1 लाख रुपए लेकर आप क्या करेंगे जी, इस 1 लाख रुपए को लेकर आपने क्या करा, आपने अपने बिजनेस में, जो बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, आपने अपने बिजनेस में इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये 1 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब जरा मेरी बात सुनो, अब आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो यहां से भी कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड बिजनेस से मान लीजिए आपको जो बेनिफिट मिला वो आपको 12% का बेनिफिट मिला। अब जरा समझो, ये जो 10% है, ये 10% आपका क्या है, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये जो 12% है, ये 12% हमारा क्या है, ये है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप और डिटेल में जाए तो आपने बैंक से 1 लाख लिए और बैंक को आप वापस 10% करेंगे। इट मीन्स आप बैंक को वापस करेंगे रुपीस 1,10,000। क्यों? 1 लाख आपका प्रिंसिपल एंड 10,000 आपका इंटरेस्ट। ठीक है, और जब आपने वही 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए थे तो आपको 12% का फायदा हुआ। इट मीन्स आपको बिजनेस से वापस कितने मिले जी, 12%। बोले तो आपको बिजनेस से वापस मिले 1,12,000। तो बताओ, क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हुआ या नहीं हुआ जी? एग्जैक्टली यहां पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए लगाए, हमने 1 लाख का उधार लिया था। ठीक है, हमें वापस 1,10 करने थे। एंड जब उस 1 लाख को मैंने बिजनेस में लगाया तो मुझे मिले 1,12। अब जब मेरे को 1,12,000 मिले, ठीक है, 1 मिनट, हाँ भाई, अब जब मेरे को 1,12,000 मिले एंड वापस कितने करना है मेरे को बैंक को, 1,10,000। तो इसमें जो बीच में क्या आया 2,000 रुपए, ये मेरा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? और अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, इट मीन्स मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर मेरे को लॉस होता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बट यहाँ पे लॉस नहीं, यहाँ मेरे को 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स ये डील करना मेरे लिए बेनिफिशियल है एंड मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कंपेयर करके जो है निकाला जाता है, डिसीजन लिया जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आती है, होना ये चाहिए कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तो अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर मान लो उल्टा हो जाए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से बेनिफिट कम मिल रहा है एंड हमको बैंक को पे वापस करना है ज़्यादा। अब ज़्यादा पे करना है
और बेनिफिट कम मिल रहा है तो ये डील मेरे लिए करना बेनिफिशियल नहीं है। होपफुली इतना ये सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जरा एक बार वापस आते हैं तो क्या बोलता है कि द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग MEC विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों कंपेयर करेंगे, अगर MEC ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है। अगर MEC कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमारे लिए ये इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन मान लो दोनों ही बराबर है, जितना मेरे को बेनिफिट मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने बिजनेस से, उतना ही मेरे को बैंक को पे करना है। MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए हो जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पे मेरे को सोचना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ या मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ। हालांकि अभी इसके आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, ये एक बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी मैं आपसे कह कर गया था कि MEC अभी आप लोगों ने देखा कि फॉर एग्जांपल ये MEC है, आपको लग रहा हो कि भाई बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया MEC कि 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, 12% अपने को मिल गया, तो 12,000 का हमारा क्या हो गया, MEC हो गया। ये जितना आसान लग रहा है एक्चुअल लाइफ में उतना आसान नहीं है। एक्चुअल लाइफ में थोड़ा इसको जो है डिटेल में समझने की नीड है। अगर इतना आसान होता तो ये टॉपिक मुझे पढ़ाने की नीड नहीं होती, आप इसको अपने आप कर लेते, ठीक है ना। जरा एक बार देखते हैं क्या बोलता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो अभी हमने खैर बात कर ली कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, तो जो भी मैंने पैसा बिजनेस में लगाया उस बिजनेस से मुझे कितना रिटर्न मिला या कितने रिटर्न मिलने की संभावना है, दैट इज कॉल्ड MEC। एक्चुअली मिला नहीं है, मिलने की संभावना है, बिकॉज अभी हमने इन्वेस्टमेंट की नहीं है, हम सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट ना करें। तो रिटर्न अभी मिला नहीं है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कि इतना मिल सकता है, हम उसको एक एस्टिमेट लगा रहे हैं, एक उसका एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो क्या बोलता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड वर्ड बोला गया, क्यों, क्योंकि अभी एक्चुअल में मिला नहीं है, ठीक है, हमको उतना मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑन अ न्यू इन्वेस्टमेंट और अ न्यू कैपिटल असेट, कि मैंने कहीं नई जगह इन्वेस्टमेंट करी या मैंने कोई न्यू कैपिटल असेट या मान लो मैंने मशीन खरीदी, तो उस मशीन से कितने प्रॉफिट की या कितने रिटर्न की संभावना है, उसे बोलूंगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। आगे बोलता है इट इम्प्लाइज द इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ दैट कैपिटल असेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपने को बस रिटर्न की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि आपकी 1 लाख रुपए की बच्चों क्या थी, मशीन थी, आपने 1 लाख रुपए उसमें लगाए थे एंड भविष्य में जाके इस मशीन ने आपको बेनिफिट वगैरह दिया और इस मशीन की टोटल वैल्यू या इस मशीन ने टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी 1,12,000। तो आप क्या करना, 1,12,000 में से इस मशीन की वैल्यू माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली आपको कितने का बेनिफिट हुआ, 12,000 का। यही क्या है, यही इसका रिटर्न है। एक्चुअल में हमने यहाँ पे ये मान लिया कि रिटर्न में मशीन की कॉस्ट शामिल है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा आपको दिख सकता है कहीं कहीं कि उस रिटर्न में मशीन की कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है। तो अगर आपके रिटर्न में मशीन की कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है, कैपिटल की कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है, तो आपको रिटर्न में से कैपिटल की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक्चुअल रिटर्न सामने आएगा। तो वही बोलता है कि यहाँ पे करना क्या है कि अपने को जो भी इनकम रिसीव हुई वो रिसीव कब होगी, तो इनकम जो रिसीव कब होगी, आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ दैट कैपिटल असेट, कि आपको जितना भी टोटल रिटर्न आया उसमें से आपको कैपिटल असेट की कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चलेगा पता कि एक्चुअल में आपको कितनी इनकम मिली या कितनी इनकम ना मिली। ये भी आपको पूरा जब मैं कवर करवा दूंगा, टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस जितना बोल रहा हूं उतना समझने का प्रयास करो।
अब हमने बोला था कि MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक प्रोस्पेक्टिव यील्ड और एक सप्लाई प्राइस। अगर मैं इन दोनों को पहले सिंपल समझाने का ट्राई करूं कि ये इट मीन्स ये जो अपने को रिटर्न मिल रही है 12,000, ये 12,000 की रिटर्न की कैलकुलेशन दो चीज पे डिपेंड करती है कि ऐसा नहीं है कि सिंपल निकाल दी परसेंटेज और हो गया। ये 10वीं ये 9, 10, 11, 12 के परसेंटेज नहीं है भाई, ये आप एक बड़ी लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ बोलता है जो हमारा MEC है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड पे एंड सप्लाई प्राइस पे। अब देखो प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब है कि आपको कितना रिटर्न मिला, यही वाली बात, ये जो 12,000 है, इस 12,000 को ही मैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोलूंगा कि हमको रिटर्न कितना मिला, अपने को इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट कितना मिला। एंड सप्लाई प्राइस का मतलब होता है मशीन की कॉस्ट। ये जो 1 लाख है, 1 लाख, ये 1 लाख सप्लाई प्राइस है कि मशीन मेरे को 1 लाख रुपए की पड़ी, तो 1 लाख है मशीन की सप्लाई प्राइस, और उस 1 लाख रुपए से मेरे को 12,000 का रिटर्न मिला। उस 1 लाख रुपए की मशीन ने मेरे को 12,000 का प्रॉफिट कमा के दिया। ये 12,000 मेरे लिए क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। ठीक है, अब आइए एक बार दोनों को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोलते हैं या फिर आप उसको फ्यूचर इनकम भी बोल सकते हो। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इट मीन्स द टोटल नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल असेट विच इज अर्न बाय मशीन या और एन असेट विद इन इट्स लाइफ टाइम, कि उस मशीन को हमने जितने भी पूरे जीवन काल में यूज किया। फॉर एग्जांपल मैं एक मशीन लेके आया एंड उस मशीन की लाइफ 5 साल है, कि 5 साल बाद वो मशीन खत्म, खराब, बर्बाद हो जाएगी, 5 साल बाद वो मशीन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं देगी। तो उस मशीन ने 5 साल तक, उस मशीन ने 5 साल तक मुझे कितना बेनिफिट दिया, उस मशीन ने 5 साल तक मुझे टोटल मतलब 5 साल तक टोटल उसने मुझे नेट कितनी इनकम कमा के दी, उसको बोलूंगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। जैसे कि मान लीजिए कि इस मशीन, कोई मशीन की हम 1 लाख की लेके आए, उस मशीन ने पहले ईयर हमको 12,000 रुपए कमा के दिए। मान लीजिए उस मशीन ने दूसरे ईयर हमको 15,000 कमा के दिए, उस मशीन ने तीसरे ईयर मान लो हमको 20,000 कमा के दिए, और मैं मान रहा हूं कि वो मशीन केवल 3 साल तक ही चली। 3 साल के बाद वो मशीन खत्म हो गई, उस मशीन को किसी भी यूज में नहीं लाया गया, मशीन पूरी खराब हो गई। तो बताओ इस मशीन ने हमको कितना रिटर्न प्रोवाइड किया। इस मशीन ने पहले साल में 12,000, दूसरे में 15, तीसरे में 20, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 12, 15, 27 और 20, 47,000 रुपीस का मशीन ने मेरे को टोटल पैसा कमा के दिया। ये 47,000 मेरी क्या बन गए, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जो मशीन ने मेरे को टोटल पैसा कमा के दिया। अब 1 लाख क्या है, सप्लाई प्राइस की बात करें तो 1 लाख क्या है, मशीन का सप्लाई प्राइस, कि मशीन पड़ी कितने की जी, मशीन पड़ी 1 लाख रुपए की, है ना। मशीन कितने की पड़ी जी, मशीन पड़ी 1 लाख रुपए की, और मशीन ने अपने को ये सारा पैसा कमा के दिया, तो 1 लाख सप्लाई प्राइस एंड जो भी उसने रिटर्न कमा के दिया दैट इज आवर प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, तो वही बोलता है कि अगर हमें क्या निकालना है, PY प्रोस्पेक्टिव यील्ड, तो मान लो पहले साल का रिटर्न, दूसरे साल का रिटर्न, तीसरे साल का रिटर्न, चौथे साल का रिटर्न, एंड ऐसे ही जब तक मशीन चलेगी उन सबके रिटर्न को अगर मैं जोड़ दूंगा। मशीन चली 5 साल तो 5 साल तक का रिटर्न, 10 साल तक का रिटर्न, तो अगर मैं सभी रिटर्न को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सप्लाई प्राइस। क्या होता है, मैंने आपको हालांकि 10 बार बोल दिया कि मशीन हम कितने रुपए की लेके आए उसको बोलते हैं सप्लाई प्राइस, लेकिन आइए एक बार आप और देख लीजिए क्या बोलता है जी। भाई साहब ये बोलता है कि वटेवर प्राइस अ प्रोड्यूसर हैज टू पे टू गेट अ कैपिटल असेट, उस कैपिटल असेट को प्राप्त करने के लिए प्रोड्यूसर ने जो भी प्राइस पे किया उसी को सप्लाई प्राइस ऑफ द असेट कहते हैं। ठीक है, आगे बोलता है इन इट, इसके अंदर वी टेक इनटू अकाउंट ओनली द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू टाइप ऑफ असेट एंड नॉट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सम ओल्ड मशीन। यहां पे ये कहा गया है
कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने जो बिल्कुल नई नई मशीन लेकर आई, हम उस नई मशीन की बात कर रहे हैं, हम किसी पुरानी ओल्ड मशीन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पे न्यू टाइप ऑफ असेट की बात कर रहे हैं, हम किसी ओल्ड या पुरानी मशीन की बात नहीं कर रहे, हम पुरानी मशीन को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, हम बिल्कुल फ्रेश नई नवेली प्यारी सी सुंदर सी मशीन को कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए दैट्स वाई समटाइम इट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसीलिए हम इसको कभी कभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं कि ओल्ड मशीन है तो इसकी बात नहीं कर रहे, इसको रिप्लेस करो और इसके स्थान पे न्यू मशीन लेकर आओ और उस न्यू मशीन की बात करो। अगेन ओल्ड मशीन है, लेकिन इस ओल्ड मशीन की बात, भाई मेरे पास ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास जो है मशीन है ही नहीं। अरे मेरे पास एक पुरानी मशीन में मान लो मेरे पास क्या है, एक पुरानी मशीन है। अब उस पुरानी मशीन को हटा रहा हूं और उस पुरानी मशीन के स्थान पे नई मशीन लेके आ रहा हूं और इस नई मशीन से चेक करना है कि ये नई मशीन मुझे कितना बेनिफिट देगी। तो पुरानी मशीन हटाई एंड उसके स्थान पे न्यू मशीन लेके आया, तो न्यू मशीन जितने रुपए की भी लेके आया उसी को बोलूंगा सप्लाई प्राइस, या फिर मैं उसी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलूंगा कि इसको रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आई तो उसको रिप्लेस किया एंड इसको रिप्लेस करके जब मैं नई मशीन लेके आया तो वो जो कॉस्ट आई दैट इज कॉल्ड सप्लाई प्राइस, तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। एंड याद रखना इट इज कांस्टेंट इन शॉर्ट पीरियड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इट इज कांस्टेंट इन शॉर्ट पीरियड का मतलब ये है कि पुरानी मशीन और नई मशीन दोनों का प्राइस हम कांस्टेंट मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं कि पुरानी मशीन अगर 10 लाख की थी तो मैं शॉर्ट टर्म में ऐसा मान रहा हूं कि नई मशीन भी 10 लाख रुपए की ही है, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में मशीन के प्राइस बार बार चेंज नहीं होते, ठीक है। हाँ लॉन्ग टर्म हो कि मशीन 10 लाख की आज है एंड 10 साल बाद कितने की होगी तब तो प्राइस में फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मशीन के प्राइस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा एंड अगर फर्क पड़ता भी है तो यहाँ पे जेम्स कीन्स ने उसको इग्नोर किया है। जेम्स कीन्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको क्या मानना है, इसको कांस्टेंट मानना है कि पुरानी मशीन और नई मशीन दोनों का प्राइस सेम था, तो पुरानी हटा के मान लो हम नई मशीन लेके आ गए तो सप्लाई प्राइस में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पुरानी का भी सेम था और नई का भी सेम था। खैर इतना डीप में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि पेपर में अगर आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो पेपर में आप ये लैंग्वेज लिख के आएंगे। हालांकि सिंपल आप यह मान लीजिए सप्लाई प्राइस का मतलब है कि एक मशीन को लाने में कितना खर्चा आया, एक मशीन को परचेज करने में, एक मशीन को खरीदने में कितना खर्चा आपका हुआ, दैट इज योर सप्लाई प्राइस। बस आप इतना मान के चलो। तो दो बात समझ में आ गई, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस, ठीक है। अब मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने क्रिएट किया है कि हम इससे MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बिल्कुल फर्स्ट पेज पे कि MEC जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड दूसरा सप्लाई प्राइस। एंड दोनों का मतलब हम लोग जान चुके हैं, जितना रिटर्न हमको मशीन ने दिया प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड जितने रुपए की मशीन आई दैट इज सप्लाई प्राइस, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है कि मान लीजिए सप्लाई प्राइस ऑफ एन असेट, कि मेरे पास एक असेट है उसका सप्लाई प्राइस कितना है 20,000 रुपये, कि वो मशीन मैं 20,000 रुपये की लेके आया, मैं मार्केट में गया एंड मार्केट में जाके 20,000 रुपये की एक मशीन लेके आया। प्रोस्पेक्टिव यील्ड और उस मशीन ने मेरे को 2,000 रुपये का बेनिफिट दिया। तो बताओ अगर मैं निकालूं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कि मुझे कितना रिटर्न मिला, तो आप समझ सकते हैं ऐसे कि 20,000 की मशीन थी, उसने आपको 2,000 रुपये कमा के दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 10 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 20,000 रुपये की मशीन थी, उसने आपको 2,000 रुपये कमा के दिए। प्रोस्पेक्टिव यील्ड रहेगा ऊपर, सप्लाई प्राइस रहेगा नीचे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड डिवाइड बाय सप्लाई प्राइस इनटू 100, तो 20,000 रुपये की मशीन ने आपको 2,000 रुपये कमा कर दिए। इट मीन्स आपको जो है 10% का बेनिफिट मिला, आपने 10% पैसा कमाया। उस मशीन ने आपको 10% का रिटर्न कमा के दिया। दैट इज योर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये इतना सिंपल है, लेकिन वही मैंने बात अभी स्टार्टिंग में कही थी कि जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, इट में हाउएवर बी नोटेड दैट, कि ये बात जो है आप नोट करना, नोटेड दैट
इन अ डायनामिक इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर इट इज नॉट सो इजी टू फाइंड आउट द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि इतना आसान नहीं है एक्सपेक्टेड रिटर्न की रेट निकालो। वो तो एक साल था, आपने एक साल की निकाली सिंपल कि आपको यहां मान लीजिए केवल एक साल की रिटर्न के कि एक साल में आपको 2000 का बेनिफिट मिला। लेकिन मशीन एक साल नहीं चलती, मशीन काफी लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। तो फिर आपको एक साल का नहीं अनेकों साल का निकालना पड़ेगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो उस केस में फिर इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज किया जाएगा कि अगर आपको ये फॉर्मूला क्या है अभी मैं आपको समझा रहा हूं। उस केस में हम इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज करेंगे। एसपी का मतलब है सप्लाई प्राइस, एसपी माने क्या है? सप्लाई प्राइस। तो यहां पे आएगा आपका सप्लाई प्राइस, पी वाई प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1, इट मींस पहले साल का रिटर्न। या फिर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं कि इसको लिखते कैसे है। तो अगर हमको 3-4 साल का रिटर्न मान लो गिवन है और उस केस में कैलकुलेशन करनी तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे करेंगे कि मान लो मैंने बोला R1 रिटर्न ऑफ 1 ईयर, या फिर आप इसको प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोल सकते हो, प्लस R2 रिटर्न ऑफ सेकेंड ईयर, प्लस R3 रिटर्न ऑफ थर्ड ईयर, ऐसे ही Rn जितने भी साल की बात रिटर्न ऑफ दैट ईयर, ठीक है। R1 R2 R3, उसके बाद अपॉन में 1 प्लस R। अब इस R का मतलब है MEC, 1 प्लस R, R माने MEC, ऊपर 1 रहेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, अपॉन में 1 प्लस R स्क्वायर, सेकेंड ईयर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 प्लस R क्यूब, थर्ड ईयर तो क्यूब हो गया, ऐसे यहां बन जाएगा 1 प्लस R की पावर n, एंड इज इक्वल टू में आपका आएगा सप्लाई प्राइस। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कब? जब इन्वेस्टमेंट हमारी मल्टीपल ईयर्स में पहुंच जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब मल्टीपल ईयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट पहुंच जाती है तो फिर हम इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं चलो अभी बताऊंगा आगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या और ये बना क्यों, अभी इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज ना करके, ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, कि सप्लाई प्राइस, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसके बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये फॉर्मूला है। बट एक्चुअल में इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, एक्चुअल में जब मल्टीपल ईयर्स में बात पहुंच जाती है तब हम इस तरह के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका जो है नया फॉर्मूला सामने आएगा। अब मैंने आपके सामने एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। हमने सारी बात समझ ली है, हमको पता है सप्लाई प्राइस क्या होता है, ठीक है, हमको पता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होता है, हमको पता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये बात अपने को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है आपके सामने कि मान लीजिए कि मैं एक मशीन लेके आया, कितने की? 3000 रुपए की। ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मशीन का सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर, उस मशीन ने पहले साल मेरे को 1100 रुपए का रिटर्न दिया। उस मशीन ने पहले साल मेरे को 1100 रुपए का बेनिफिट दिया। फिर सेकेंड ईयर उस मशीन ने नेक्स्ट ईयर मेरे को 2420 रुपए कमा के दिए। मशीन 3000 की, पहले साल का रिटर्न 1100 कमा के दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? रिटर्न हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। दूसरे साल का रिटर्न मुझे 2420 कमा के दिया, ओके। अब हुआ क्या? एक केस ये भी है कि मशीन खरीदने के लिए जो 3000 रुपए मैं लाया था वो मैं बैंक से उधार लाया था, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या थी? 8%, कि मैं 8% की कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे वो पैसा लेके आया था। अब बोलता है क्या इन्वेस्टर को ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? तो इस केस में अब देखो यहाँ पे 2 साल की बात हो गई, पहला ईयर एंड दूसरा ईयर। अब जब बात हमारे सामने 2 साल की आ गई है तो फिर हम इस वाले केस में ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अपने को सप्लाई प्राइस गिवन है, ठीक है, अपने को प्रोस्पेक्टिव यील्ड गिवन है फर्स्ट ईयर की एंड सेकेंड ईयर की। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आ रही है, कि 3000 रुपए की हमने मशीन खरीदी,
पहले साल इतना फ़ायदा मिला, दूसरे साल इतना फ़ायदा मिला, तो देखते हैं कि अल्टीमेटली परसेंटेज फॉर्म में, क्या बोला मैंने, परसेंटेज फॉर्म में कितना फ़ायदा मिला। इट मीन्स अपने को अब आर निकालना है। आर माने क्या, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। बट अगेन कैलकुलेशन आसान नहीं है, थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, बट डोंट वरी, ये आपके सामने लिखा है, मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है जी, अपने को निकालना है MEC। तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई क्या होगा, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड, या फिर क्या बोल दूंगा, रिटर्न बोल दूंगा, बात एक ही है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन में 1 प्लस आर माने MEC 1 प्लस प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ सेकेंड ईयर अपॉन में 1 प्लस आर इसका स्क्वायर। 2 तक क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 2 ही साल तक की बात की गई है। अब आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सप्लाई प्राइस मुझे गिवन है 3000 की, मशीन आई 3000 की। पहले साल की प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है भाई साहब, तो पहले साल की प्रोस्पेक्टिव यील्ड है 1100 एंड दूसरे साल की 2420। तो पहले साल की जो हमारी प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है बच्चों जी, वो है यहाँ पे 1100, 1 प्लस आर एंड ये कितनी है आपकी 2420, 1 प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं भी आपको थोड़ी बहुत करके शो कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर रहेगा आपका 3000। अगर आप इनका LCM लेंगे तो LCM आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस आर है, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर है, तो एक से ये कट जाएगा, फिर भी एक बच जाएगा, तो 1100 इंटू में 1 प्लस आर प्लस यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस आर स्क्वायर, पूरा कट कुछ भी नहीं बचेगा, तो केवल क्या आ गया 2420। ये भाई ये LCM है, LCM तो आपको आता ही होगा। चलिए यहाँ चला जाएगा, तो ये होगा 3000 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको तो 1100 की 1 से 1100 प्लस 1100 की 8 से 1100 आर और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2420। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा आपका 3000, यहाँ बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल टू, सॉल्व करते 1100 प्लस 2400, ये आपका बन जाएगा 3520 प्लस 1100r। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा आपका 3000, ये बन जाएगा आपका 3000 आर स्क्वायर और 3 दूनी 6, ये आपका बन जाएगा 6000 आर इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा 3520 प्लस 1100 आर, ठीक है। अब ये 3, अब सबको इन सबको यहाँ ले आऊँगा मैं, तो ये लिखा मैंने पहले, मान लीजिए 3000 आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब ये लिखा मैंने क्या 6000 आर और ये है 1100 आर, यहाँ पे आएगा माइनस का 1100 आर प्लस ये कितना बचा मेरा यहाँ पे 3000 और ये 3520, यहाँ पे आएगा माइनस का 3520 इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करा तो 3000 आर स्क्वायर प्लस 6000 आर माइनस 1100 आर और 4900 आर, 3000 माइनस 3520 तो माइनस का 520 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई। याद होगा बचपन में 10th क्लास में आपने किया होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से आप अपना आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, इतनी डीप में नहीं जा रहा मैं, एंड ना ही पेपर में आपके न्यूमेरिकल आएगा, बस मैं न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। बाई चांस पेपर में कभी आ गया या फिर आप किसी बड़े एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आ गया तब तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद क्या बन जाएगी, ये 10th क्लास वाली बात आ जाएगी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केस हो जाएगा।
ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया है पूरा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ये पूरा सॉल्व कर दिया और हमारा वही आ गया कि 3000 आर स्क्वायर प्लस 4900 आर माइनस 520 ई आया था ना हमारा भी, हाँ जी। एंड आप इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी 0.1। 0.1 का मतलब क्या होता है? 10%। इट मीन्स आपका MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना आ गया? 10%। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ बोरिंग या फिर क्या बोल दूं उसको मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%। इट मीन्स आपको बैंक को पे करना है 8%, जबकि आपकी कैपिटल से, आपकी असेट से आपको कितना मिल रहा है बेनिफिट? आपकी असेट से आपको बेनिफिट मिला 10%। तो ये इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल है एंड आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MEC है ज़्यादा एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कम। होपफुली समझ में अच्छे से आ गया होगा एग्जाम्पल। तो बताइए क्या यहाँ पर आपको इतनी बात क्लियर है कि किस तरह से MEC निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसका सिंपल ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे एंड R की वैल्यू निकाल के आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, R यहाँ पे R मतलब क्या है जी, यहाँ पे R का मतलब MEC, तो आप MEC निकाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने बैंक से उधार लिया, कितना इंटरेस्ट पे करना है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, उसको कैलकुलेट करना नहीं सीखना, हमें कैलकुलेट करना सीखना था कि MEC कैसे निकाले। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, इसको यूज नहीं करना जब मल्टीपल ईयर्स की बात आ जाए, 1 साल, सॉरी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब मल्टीपल ईयर्स की बात आ जाए तो फिर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। बता दूं, इस वाले फॉर्मूले का यूज केवल आप तब करना जब क्वेश्चन में केवल 1 साल की बात हो रही हो, तो आप इसको लगा लो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड 2000, सप्लाई प्राइस 20000 इनटू में 100। लेकिन ये कब? जब केवल 1 साल की बात हो। जब मल्टीपल ईयर्स की बात हो जाए तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है ऑल्टरनेटिव मेथड या फिर रोल ऑफ डिस्काउंटिंग। अब जरा समझो ये है क्या भाई। नॉर्मली अपने को पता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपन लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि इस बार क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है कि आपको बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना है। या फिर ऐसा मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट आपको पे करना ही नहीं है, ठीक है, आपने सारा पैसा अपना लगाया है, तो उस केस में डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। इट मीन्स हम ऐसा मान रहे हैं कि यहां पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो क्या केवल MEC की हेल्प से ही डिसीजन मेकिंग की जा सकती है? तो यस, हम केवल MEC की हेल्प से भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की नीड नहीं है। पिछले वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था तो उसकी हेल्प से किया कि लास्ट में MEC निकाल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर कर लिया। बट यहाँ पे अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, तो केवल MEC की हेल्प से ये निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, हमको वो सीखना है। तो इसको सीखने के लिए आपको डिस्काउंटिंग नाम के एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब ये डिस्काउंटिंग क्या होता है, आइए मैं आपको इसको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। जरा समझते डिस्काउंटिंग क्या होता है। आपने शायद कभी बचपन में जब आप कभी किसी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो शायद आपको आपके टीचर ने बताया होगा, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड नॉट गवर्नमेंट जॉब। अगर आप अपनी 6th 7th 8th 9th 10th की बात करो तो शायद आपने वहां भी सिंपल इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट सीखा हो, आप जानते हो। एंड शेयर मार्केट में तो ये वर्ड काफी यूज होता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। चलो समझो, मैं जरा समझाने का प्रयास करता हूं कि होता क्या है, ठीक है। उसी से डिस्काउंटिंग समझ में आएगा ना। मान लीजिए आज आपने कहीं पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, अब आपको उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा।
तो नेक्स्ट ईयर ये कितने बन जाएंगे, सेकेंड ईयर ये आपके बन जाएंगे 1100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 10 ईयर का 10 साल का आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब थर्ड ईयर पता है क्या होगा भाई, आपने 1000 रुपये लगाए थे, आपको 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 1000 का जो 10% होता है वो कितना होता है जी, वो होता है 100 रुपये, है ना। तो आपने 1000 में 100 रुपये जोड़े तो 1100 हो गए। 1000 रुपये लगाए थे, 100 का इंटरेस्ट मिला, 1100 हो गए। अब थर्ड ईयर में ये नहीं होगा कि वापस आपको 1000 का ही 10% मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि अब आपका जो टोटल कितना हो गया 1100, अब उसका आपको अगेन क्या मिलेगा 10%, अब इस 1100 का मिलेगा, इस 1000 का नहीं मिलेगा। तो 1100 का 10% कितना होता है जी 110, 1100 का 10% 110। तो अब आप इसको जोड़ेंगे 1100 में 110, तो ये आपका बन जाएगा 1210 रुपये आपको थर्ड ईयर में टोटल इनकम मिलेगी। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, आगे जाना कि ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है कि प्रेजेंट में आपने लगाया 1100 एंड ये आपकी क्या हो गई फ्यूचर वैल्यू कि फ्यूचर में आपके बन जाएंगे 1210। तो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाते हैं इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, एंड जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर आएंगे कि मेरे को फ्यूचर का अमाउंट गिवन है, मेरे को फ्यूचर का अमाउंट गिवन है कि कुल इतना पैसा मिला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कितनी थी, मेरे को फ्यूचर में कितने मिले 1210, लेकिन आई वांट टू नो दैट कि प्रेजेंट में 2 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 1000 थी, लेकिन हमको गिवन नहीं है। मान लो अपने को ये गिवन है, अपने को फ्यूचर वैल्यू गिवन है, अपने को इंटरेस्ट रेट गिवन है, अपने को ये 1000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू गिवन नहीं है, अपने को इस 1000 रुपये को निकालना है। तो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, एंड जब फ्यूचर से प्रेजेंट पे आते हैं तो बच्चों इसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको MEC में अब डिस्काउंटिंग समझना पड़ेगा, यहाँ पे अब डिस्काउंटिंग की बातें की जाएगी, समझ में आ गया। यहाँ पर अब बात किसी करेंगे, अब यहाँ पर डिस्काउंटिंग की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब डिस्काउंटिंग की बात क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो जरा एक बार पढ़ते क्या लिखा है। बोलता है कंपेयरिंग सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल असेट विद द डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ दैट असेट। मेरी बात सुनो, अब तक हम पढ़ रहे थे केवल प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अब तक पिछले 5 मिनट से पहले क्या पढ़ रहे थे, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब इस प्रोस्पेक्टिव यील्ड में एक वर्ड जुड़ गया, क्या, डिस्काउंटेड। इट मींस डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब प्रोस्पेक्टिव यील्ड और डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड में डिफरेंस क्या है, इसको एक बार समझने का प्रयास करो। देखो भाई, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब है कि हमने जो, देखो जिसका सिंपल मतलब ये है कि हमने 1000 रुपये लगाए थे, मान लो वो 1210 बन गए, ठीक है, लेकिन यह फ्यूचर की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को फ्यूचर की वैल्यू को वापस प्रेजेंट की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एंड ये क्यों करना है अभी समझ में आएगा। अभी बस ये समझ लो कि भैया बोल रहे हैं तो मान लो, क्या मान लो कि फ्यूचर की वैल्यू को वापस से प्रेजेंट की वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि फ्यूचर में अपने को जो रिटर्न मिला, भाई यहाँ पे अभी क्वेश्चन हम करेंगे आपके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न गिवन है कि फ्यूचर में कितने मिले, फर्स्ट ईयर के एंड में 1100 मिले, भाई 2420 मिले, लेकिन ये 1100 मिले 2420 मिले, रिटर्न क्या था 5%, ये प्रेजेंट में आज की डेट में कितने रुपए थे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, इस साइड वो छोड़ो, इस साइड मेरे को सप्लाई प्राइस गिवन नहीं है। अब तक क्या था, अब तक क्वेश्चन में सप्लाई प्राइस गिवन था, अब तक क्वेश्चन में क्या था, अब तक क्वेश्चन में सप्लाई प्राइस गिवन था कि ये आपका प्राइस है, ये आपका इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है और आपको रेट निकालनी थी। इस बार क्वेश्चन में क्या कर दिया, इस बार क्वेश्चन में रेट देखो ना, आप एक बार लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करो। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको सप्लाई प्राइस गिवन था, आपको रिटर्न गिवन था, एंड हमको रेट निकालनी थी कि हमारी MEC कितनी है, हमको कितना बेनिफिट हो रहा है। इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हम जो करने वाले हैं इस बार MEC गिवन होगा, कितना बेनिफिट मिल रहा है, हमको ये रिटर्न गिवन होगा, अपने को क्वेश्चन में सप्लाई प्राइस गिवन नहीं होगा, अपने को क्वेश्चन में सप्लाई प्राइस गिवन नहीं होगा। जरा
5 मिनट बैठ के देखो, आपको सब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने को क्या करना है, अपने को जो फ्यूचर में वैल्यू, जो रिटर्न निकल के आया, उस रिटर्न को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है कि वो तो फ्यूचर की वैल्यू है ना, वो प्रेजेंट में एक्चुअल में था कितना, जो फ्यूचर में इतना हो गया, वो एक्चुअल में प्रेजेंट में वैल्यू थी कितनी, जो फ्यूचर में इतनी बन के आ गई। तो मेरे को प्रेजेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तब जाके मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। 2 मिनट और रुको, अभी सब समझ में आएगा। आगे बोलता है एन इन्वेस्टर कैन इवेल्युएट वर्थ ऑफ दैट असेट। क्या बोलता है कि करना क्या है, जो सप्लाई प्राइस है, सप्लाई प्राइस को कंपेयर करना है किससे, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड से। सप्लाई प्राइस को कंपेयर करना है किससे, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड से, जिसके बेस पे एक इन्वेस्टर इवेल्युएट कर सकता है कि असेट वर्थी है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, बट जुड़े रहो, अभी समझ में आएगा। आगे बोलता है द कैपिटल असेट कैन बी लॉन्च इन केस इफ डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई प्राइस। कि अगर आपको जो बेनिफिट मिला है, वो बेनिफिट मिला है, बात अगेन करूं डिस्काउंटेड की, डिस्काउंट मतलब क्या, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, कि आपको जो बेनिफिट मिला है वो क्या है, ज्यादा, किससे, सप्लाई प्राइस से, तब तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए काम करते हैं, मैं सीधे पहले न्यूमेरिकल पे आता हूं, तब ये थ्योरी समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आएगी। ठीक है, मैं सीधे न्यूमेरिकल पे आता हूं, ये थ्योरी आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। आपके सामने एक न्यूमेरिकल बना रखा है मैंने, इसको समझने का प्रयास करते हैं, देन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक, देखो भाई, यहां मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है। देखो यहां पे क्वेश्चन में सप्लाई प्राइस गिवन है, बट अभी इसको इग्नोर करो। अभी क्या करो, अभी इसको इग्नोर करो। मान लो सप्लाई प्राइस क्वेश्चन में है ही नहीं, अभी आप क्या करो, अभी ये लो, इसको क्या करो आप, अभी इसको इग्नोर करो। ठीक है, और जरा आप समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ सारे बच्चे। देखो भाई, आपको 1100 रुपए फर्स्ट ईयर का रिटर्न गिवन है, 2420 आपको सेकंड ईयर का रिटर्न गिवन है, एंड आपको डिस्काउंटेड रेट मान लो इस बार 5% गिवन, हमने चेंज कर दी। पिछले वाले क्वेश्चन में 10% निकल के आई थी, मान लीजिए कि क्वेश्चन में 5% रेट गिवन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको 5% की रेट गिवन है, जिसकी वजह से आपको 1100 का फायदा फर्स्ट ईयर में हुआ एंड 2420 का फायदा आपको सेकंड ईयर में हुआ। तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो अमाउंट निकाल लो जो आपने इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट निकाल लो जितने की आपने मशीन खरीदी, एंड फिर उस मशीन पे आपको फायदा 1100 का हुआ, आपको 2400 का हुआ, 5% की क्या थी आपकी, MEC थी। हम इसको डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सप्लाई प्राइस को निकालने का, सप्लाई प्राइस को निकालने का फॉर्मूला क्या पड़ा, ये पड़ा, ये फॉर्मूला हमारा, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा है मैंने प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आप चाहो तो उसको सप्लाई प्राइस लिख सकते हो। सप्लाई प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन में 1 + r, प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ सेकंड ईयर अपॉन में 1 + r²। अब अपने को सप्लाई प्राइस तो निकालनी ही है, अपने को सप्लाई प्राइस निकालनी है, तो फर्स्ट ईयर की यील्ड कितनी है, 1100 अपॉन में 1 का 1 प्लस 5% का मतलब क्या होता है जी, 5% को 0.05 भी बोल सकते हैं। तो अपॉन में 1 + 0.05, 2420 सेकेंड ईयर की यील्ड अपॉन में 1 + 0.05 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 1100 1 + 0.5, 1 + 0.5 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो आया 1047, इसको सॉल्व किया आया 2195। तो जो सप्लाई प्राइस निकल के आया, जो सप्लाई प्राइस निकल के आया जी, वो आया 3242। इसका मतलब है कि हमने कहीं पर 3242 रुपए 3242 हमने इन्वेस्ट करे। हमने क्या करे, 3242 हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट करे, और 5% के अकॉर्डिंग, रेट कितनी है 5%, हमने इसको 5% के अकॉर्डिंग हमने इसको इन्वेस्ट किया, और फिर हमको इस पे 5% का जब बेनिफिट मिलना शुरू हुआ, तो अपने को फर्स्ट ईयर में कितने मिले 1100, एंड
क्लीनर में कितने मिले 2420। तो अपने को ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, हमने निकाल लिया कि 3242 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई होगी तब जाके हमको इतना बेनिफिट मिला। ठीक है, इट मींस 3242 रुपए की मैं मशीन लेके आऊंगा तब जाके इतना बेनिफिट मिलेगा। अब जरा समझना बात को बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में मेरे को मशीन का प्राइस गिवन है, हालांकि इसका कोई यूज नहीं करना था, बस ये कंपेयर करने के लिए। अब बोलता है कि सप्लाई प्राइस ऑफ एन असेट, हमको असेट 3000 रुपए में मिल गई। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, हमको असेट 3000 मिली। यहां पे दो शब्द आ रहे हैं, उन पर फोकस करना। यहां पे वर्ड लिखा है प्राइस, प्राइस माने कीमत, जबकि यहां पर बोल रहा हूं पीवी, वी माने वैल्यू। वैल्यू समझते हो, वैल्यू, वैल्यू मतलब कि उसकी मतलब प्राइस अलग होता है और वैल्यू अलग होती है। ये इसका प्राइस 3000 का है, लेकिन वास्तव में उसकी वैल्यू 3000 नहीं है। वास्तव में उस मशीन की वैल्यू 3242 है। वो इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू एक्चुअल में उसकी है, तभी आपको रिटर्न 1100 का मिल रहा है, 2420 का मिल रहा है। आपको अच्छी बात है, वो आपको मशीन 3000 रुपए में पड़ गई। वास्तव में उस मशीन की वैल्यू 3000 रुपए नहीं है। उस मशीन की जब मैंने क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू, कि उस मशीन की आज की डेट में वैल्यू कितनी है, तो वो मशीन आज की डेट में 3242 की है। लेकिन आपको क्या मिल रही है, सप्लाई प्राइस 3000, मतलब आपको इतना का एमआरपी है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब बताओ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे वाले केस में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मशीन हमें क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है। वास्तव में मशीन की वैल्यू कितनी है, 3242 प्रेजेंट वैल्यू। अरे अगर मैं आज मशीन खरीद रहा हूं तो मशीन की प्रेजेंट वैल्यू तो निकालूंगा ना, इसीलिए मैं प्रेजेंट वैल्यू पे आया कि मेरे को जो है 1100 2420 फ्यूचर का रिटर्न गिवन है, लेकिन ये रिटर्न किस वैल्यू पर निकाला, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो मैंने फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू पे आया। ये 1100 2420 5% की रेट के अकॉर्डिंग चला पता कि जितना रिटर्न मेरे को मिल रहा है ये एक्चुअल में 3242 रुपए के ऊपर मिल रहा है, कि मशीन की वैल्यू 3242 होगी तो ही मुझे 1100 मिलेगा, तो ही मेरे को 2420। तो मशीन की प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, एक्चुअल वैल्यू इतनी है, लेकिन मशीन मुझे मिल कितने की है मार्केट में। जब मैं दुकान पर मशीन खरीदने गया तो मार्केट में उसका एमआरपी कितना है, 3000। अबे कुछ कुछ जगह होता है ना, हम सामान ज्यादा खरीदने तो उसका प्राइस कम लिखा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होती है कि भाई सस्ता बेच रहा, भाई खरीद लो, उठा लो, कि 2000 रुपए का बेच रहा है, इसकी वैल्यू बाहर जाकर पता करो 2400 रुपए। हम बोलते हैं ना ऐसा कि 2000 रुपए का मिल रहा है, इसकी वैल्यू 2400 रुपए है। ये वही वाला कैसे कि मिला कितने का, 3000 का, बट उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, 3242। तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज हमको मशीन कम दाम पर मिल रही है और उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा। अगर उल्टा हो जाता कि यहां पे मान लो कैलकुलेशन करके मेरी प्रेजेंट वैल्यू कम आती, मशीन 3000 की है, और मान लो कैलकुलेशन करके मेरी प्रेजेंट वैल्यू आती 2400, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट करता कि 2400 रुपए की मशीन है, ठीक है, उसकी वास्तविकता में आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट में उसकी वैल्यू 2400 रुपए है और वो 3000 रुपए मिल रही है, 600 रुपए महंगी मिल रही है। क्या मैं मशीन खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। क्या मैं उस मशीन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, नहीं करूंगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना या ना करना हम केवल ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करने की कोई भी नीड नहीं है। होपफुली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। यही वाली बात न्यूमेरिकल समझा दिया, अब थ्योरेटिकली आपको बात समझ में आ गई होगी कि अब दोबारा पढ़ लो कि हमने क्या करा, हमने सप्लाई प्राइस निकाला। अब सप्लाई प्राइस मतलब प्राइस वही 3000 कि 3000 क्या है, सप्लाई प्राइस है, एंड उसको मैंने डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड से, या इसी को क्या बोलूंगा, इसी डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड को बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू, एंड उसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर किया तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई थी 3242, ये आई थी मेरे ख्याल से 3242, कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई 3242। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली कि जो मेरे को यील्ड मिली, प्रोस्पेक्टिव यील्ड, जो मेरे को क्या मिला, बेनिफिट मिला,
उसको डिस्काउंट कर ली। डिस्काउंट मतलब क्या, उस असेट की मैंने क्या निकाली, उस असेट की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो अब मैं इस प्रेजेंट वैल्यू को, कि वास्तव में आज की डेट में उसकी वैल्यू 3242 है, लेकिन मुझे मिल कितने का रहा है, 3, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा और तब बताऊंगा कि असेट खरीदना मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है। बोलता है अगर कैपिटल असेट मैं लॉन्च करूंगा कब, अगर डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या हो, ज्यादा, किससे, सप्लाई प्राइस से। कि हाँ आज डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, अगेन वही बार बार प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 3242, जो क्या है ज्यादा, किससे, सप्लाई प्राइस से, तो मशीन खरीदूंगा। फिर लिखा भी है कि जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, कि कोई वैल्यू फ्यूचर की थी उसको प्रेजेंट में लेके आया, उसे डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा भी है कि अगर डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड मतलब वही कि अगर प्रेजेंट वैल्यू मशीन की आज की वैल्यू ज्यादा है, उसके सप्लाई प्राइस मतलब हम बोल दो एमआरपी, कि मशीन की वैल्यू ज्यादा है, उसकी एमआरपी कम है और उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, प्रॉफिटेबल है। लेकिन मशीन की वैल्यू कम है, मशीन की इतनी औकात नहीं है, उसकी एमआरपी सप्लाई प्राइस, उसकी एमआरपी ज्यादा, इट मींस क्या, मशीन महंगी मिल रही है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, दैट इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा एंड मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर वही वाली बात, प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला वही वाला बच्चों, वही वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन लोग जो है प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने फॉर्मूला क्या है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में 1 + r n, वही वाली बात है, n मतलब फर्स्ट ईयर, अगर और होगा तो ये अगेन प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1 + r, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपका ऐसा बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे इज इक्वल बता रहा हूँ क्या है, सुनो। अब अकॉर्डिंग टू कीन्स, सुनना क्या बोलता है, कीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कीन्स, जेएम कीन्स के अनुसार क्या बोलता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ, अगर हमें एमईसी निकालना है तो कैन बी एस्टिमेटेड इन द टर्म्स ऑफ डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट्स, सुनना ध्यान से पहले, सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल असेट, सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल असेट इक्वेट माने इज इक्वल टू विद इट्स डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, या फिर क्या, प्रेजेंट वैल्यू। ये कीन्स कहते हैं, कीन्स भाई साहब कहते हैं कि अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम आपको उतना तो पैसा मिलना ही चाहिए जितनी उसकी वैल्यू है। नहीं समझा आप लोग, मतलब क्या रहा है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्रेजेंट वैल्यू 2000 है और उसका सप्लाई प्राइस 3000 है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? जी नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यार, उसकी वैल्यू कम है और वस्तु मिल रही है महंगी। दूसरी ओर ये बोलता है अगर सप्लाई प्राइस मान लो 2000 है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3000 है, क्या हम इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हाँ, इस केस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये बोलता है, कीन्स कहते हैं कि यहाँ पे तो आप ऑब्वियस सी बात है करोगे ही करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी वैल्यू कम है, सॉरी यहाँ पर आपकी वैल्यू ज़्यादा है एंड मशीन सस्ती मिली है 2000 की, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। कीन्स कहता है कि हमें एटलीस्ट इतना तो हुई कि जितने की मशीन लेके आ रहे हैं, कि मान लो सेल सप्लाई प्राइस अगर मान लो 2000 है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट करना तब भी बेनिफिशियल होगा, तब भी वर्थ इट होगा कि अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 2000 हो। मतलब कहने का ये है कि इससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है ही, कि प्रेजेंट वैल्यू 2000 है, अच्छी बात है, 2000 से ज़्यादा हो 3000 और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट सप्लाई प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू कम से कम बराबर तो होनी ही चाहिए। इट मीन्स जितना मैं पैसा लगा रहा हूं, जितने की मैं मशीन खरीद रहा हूं, एटलीस्ट उतने की तो मेरे को उसकी वैल्यू मिलनी ही चाहिए। समझ में आया? तो वही तो बोलता है कि कीन्स के अनुसार कि सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल इक्वेट एटलीस्ट बराबर तो होनी ही चाहिए, किसके बीच, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो उसको मैं, प्रेजेंट वैल्यू बोल दूं, कि मेरी असेट के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर तो उसका सप्लाई प्राइस होना ही चाहिए। जब इन दोनों को बराबर करके जो रेट निकलेगी, रेट MEC,
तो वही बोलता कि MEC कब निकलेगी, मतलब कीन्स भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि ज्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन बराबर हो तो भी ठीक है, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए देखो यहां मैंने बराबर लिखा है, सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड, कि सप्लाई प्राइस अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाए तो भी ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। फिर ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन, अच्छा एक बात और बता दूं कि ये फॉर्म में लिखा है सप्लाई प्राइस का फॉर्मूला तो है ही, लेकिन यहां पे मैंने कंपेयर किया है कि सप्लाई प्राइस बराबर होनी चाहिए किसके, डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड के, किसके अनुसार, जेएम कीन्स के अनुसार, ठीक है। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने एक कंपैरिजन किया है, ठीक है। ये मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने कंपेयर किया है कि जेएम कीन्स क्या बोलते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा होगा तब भी चलेगा, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। उसके बाद ये एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया, ये एग्जांपल और है, ठीक है, इसे कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1050 है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 882 है, MEC डिस्काउंटेड रेट आपका 5% है, सप्लाई प्राइस आपकी 1800 है, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे तो क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एंड प्रेजेंट वैल्यू को सप्लाई से कंपेयर करेंगे। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आती है सप्लाई प्राइस से, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बराबर आती है तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगर सप्लाई प्राइस कम आता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा आता है एंड प्रेजेंट वैल्यू कम आती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं, 2 साल का है तो चलिए यहां से निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन में 1 प्लस आर प्लस प्रोस्पेक्टिव यील्ड ऑफ सेकेंड ईयर अपॉन में 1 प्लस आर का स्क्वायर। प्रेजेंट वैल्यू रहेगा आपका ऐसे ही, फर्स्ट ईयर की प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितनी है 1050 अपॉन में 1 प्लस आर कितना है 5 तो 0.05 प्लस सेकेंड ईयर की 882 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये रहेगा 1050, ये 1.05 प्लस 882 1.05 का स्क्वायर। अब मैं इसको एक बार जो है सॉल्व करता हूँ इसके आगे, हाँ जी। तो अगर हम डिवाइड करें 1050 को किससे 1.05 से, सो यहाँ पे आएगा हमारा, इसको सॉल्व करके 1000 एंड इसको 882 को डिवाइड करना है 1.05 को होल, तो 1.05 इंटू 1.05 11025 882 डिवाइड बाय 1.1025 जी आप आएगा सॉल्व करके 800। तो यहाँ पे जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आई वो कितनी आई 1800। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 1800 एंड सप्लाई प्राइस भी कितना है 1800। तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना कि सही तो है यार, भाई सही तो है कि मेरे को मशीन कितने की पड़ी 1800 की एंड उसकी आज की डेट में वैल्यू भी कितनी है 1800 है। नुकसान है मुझे? कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सामान जा रहे हैं खरीदने, जितने का वो सामान अपने को लग रहा है उतने ही प्राइस सामने वाला दुकानदार मांग रहा है, हम सामान खरीदते हैं ना। तो वही कि मशीन की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में मशीन की वैल्यू 1800 रुपये ही है एंड उसका MRP भी क्या है 1800। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो उसके थ्रू हमको पूछा भी नहीं है, बस बगैर रेट ऑफ इंटरेस्ट के पूछा है इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं। तो जी हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझ में आ गई? तो होपफुली ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का पूरा एग्जांपल, न्यूमेरिकल, केस, हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। सो एग्जाम में आए तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।